तो रीडिंग बूस्टर शुरू करते हैं। आज का रीडिंग बूस्टर देख लेते हैं एक बार। मैं थोड़ा साइड हूं, आप चाहें तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए बेशक। ये दूसरी स्लाइड है, इसको भी पॉज करके पढ़ लेना, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आ जाइए एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। The Winter Olympics are a major international sporting event held dash for years, showcasing sports practiced on snow and ice. देखो, तो द विंटर ओलंपिक्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब क्योंकि ओलंपिक्स को ये एक प्रॉपर मतलब प्लूरल मान के चल रहे हैं, तो द विंटर ओलंपिक्स प्लूरल के तरीके से आर आपकी वर्ब लगा दी। इसको क्या माना है, अ मेजर, तो ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ये एक मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट आपका नाउन है, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, मेजर भी एडजेक्टिव है, और ए आपका आर्टिकल है, ठीक है। अब हेल्ड आपका क्या है, आप कहोगे सर देखो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये क्या है, विच इज हेल्ड, जो कि होता है। तो विच इज हेल्ड पूरी एक क्लॉज है, उसको रिड्यूस करके फ्रेज बना दिया है, ठीक है। तो रिड्यूस करके एक फ्रेज बना दिया तो हेल्ड हो गया। और कब कब होता है, 4 ईयर्स, हर 4 साल में। ध्यान देंगे, देखो अगर कोई चीज हमें हर साल कहनी हो तो हम एवरी ईयर भी कह सकते हैं और ईच ईयर भी कह सकते हैं। वैसे अगर फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि 5 बार हर साल 5 बार होनी है, मतलब या यूं कहें कि 5 साल तक हर साल होनी है, तो हम कहेंगे ईच ईयर। लेकिन जब तक नंबर डेफिनेट ना हो तो हम एवरी लगाते हैं। वैसे भी लेकिन अगर ध्यान देंगे, कोई नंबर अगर आ जाता है तो हम ईच का प्रयोग नहीं करते, किसका करते हैं, एवरी का। तो फॉर 4 ईयर नहीं लिखेंगे, 4 साल तक नहीं चलता है, हर 4 साल में होता है, तो आप कहेंगे सर एवरी 4 ईयर, एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। आप कहोगे सर एवरी के साथ तो सिंगुलर नाउन आता है, तो बेटा क्योंकि 4 आ गया है तो प्लूरल आएगा, तो एवरी के साथ जो नंबर आ जाता है ना उसके हिसाब से नाउन आता है, ठीक है, ठीक है। हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं, विच शोकेसेस, जो कि शोकेस करते हैं, दिखाते हैं। तो विच शोकेसेस को हम क्या कर सकते हैं, शोकेसिंग, यानी कि आपका पूरी क्लॉज को रिड्यूस कर सकते हैं एक पार्टिसिपल में, फ्रेज में, ठीक है। शोकेसिंग क्या, स्पोर्ट्स को दिखाते हैं। और कैसे दिखाते हैं, प्रैक्टिस्ड ऑन स्नो एंड आइस, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है। स्पोर्ट क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, किस चीज के लिए, बेसिकली मतलब कहां पे, स्नो और आइस। स्नो यानी नेचुरल जो बर्फ होती है, आइस आपका आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल बर्फ पे इसको खेला जाता है, विंटर ओलंपिक्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स के बारे में ये है। एक भाई पूछ रहा है कि सर कॉम्प्रिहेंशन कब शुरू करेंगे, और दादा ये क्या है, ताऊ क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं है ये है। और एक भाई ने तो यहां तक कह रखा है कि आप रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, अजय भाई ने, है ना भाई, रिकॉर्डिंग चल रही होगी। फर्स्ट, पहली बार ये कहां हुए थे, हेल्ड इन 1924, तो ये पार्टिसिपल होता है। पहली बार ये कहां पे हुए थे, तो 1924 में हुए थे, ये कैमोनेक्स फ्रांस में, तो फ्रांस में ये हुए थे, ठीक है। तो द गेम सब्जेक्ट है वर क्रिएटेड, इनको क्रिएट करा गया था आफ्टर विंटर, आफ्टर कब क्रिएट किया गया था, आफ्टर एक प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, मतलब आफ्टर एक कंजंक्शन है। विंटर इवेंट्स मतलब विंटर स्पोर्ट्स आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि लाइक प्रपोजिशन है। ये फिगर स्केटिंग एंड आइस हॉकी प्रूव्ड सक्सेसफुल इन द अर्लियर समर ओलंपिक्स। ये जो गेम्स हैं इनको बेसिकली क्रिएट किया गया था, कब किया गया था, जब विंटर स्पोर्ट्स जो सर्दियों के स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि फिगर स्केटिंग हो गया या आइस हॉकी हो गया, जब ये प्रूव होते हैं सक्सेसफुल, तो प्रूव्ड वर्ब है, सक्सेसफुल आपका कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है, सक्सेसफुल प्रूव हो जाते हैं अर्लियर समर ओलंपिक्स में, यानी कि पहले जो समर ओलंपिक्स होते हैं, जो मेन ओलंपिक्स माने जाते हैं आज की डेट में, जब समर ओलंपिक्स में ये गेम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो फिर इनके लिए अलग से विंटर ओलंपिक्स लाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, गवर्नड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इनको कौन गवर्न करता है, दीज गेम्स आर गवर्नड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, जिसको आईओसी कहा जाता है, इसको आईओसी के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो द विंटर ओलंपिक्स नाउ ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट करते हैं विथ समर गेम्स के साथ। तो ऑल्टरनेट के साथ ध्यान देंगे, विथ प्रपोजिशन आता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन है आपका, ठीक है। तो विथ प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द समर गेम्स। एक ये वाला स्ट्रक्चर भी बहुत आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर होता है ये, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है,
इस सब्जेक्ट को रेफरेंस मान के यहाँ पे एक पार्टिसिपल लगा दिया जाता है, क्योंकि विंटर ओलंपिक्स को कौन गवर्न करता है, तो ओलंपिक्स आपका नाउन है, इसको गवर्न किया जाता है, विंटर ओलंपिक्स विच आर गवर्नड, जिनको गवर्न किया जाता है, तो ये उसी सब्जेक्ट को रेफरेंस मान के एक पार्टिसिपल लगाया जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे तो समर ओलंपिक्स एवरी 2 years एंड हैव ग्रोन इनटू अ ग्लोबल स्पेक्टिकल। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेट करते हैं हर 2 साल में समर ओलंपिक्स के साथ। हर 2 साल में कैसे, जैसे 2022 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे, 2024 में समर ओलंपिक्स हुए, फिर 26 में विंटर होंगे, फिर 28 में समर होंगे, फिर 30 में विंटर होंगे, 32 में समर होंगे, यानी इस तरीके से चलते हैं, इस सीक्वेंस में चलते हैं। तो हर 2 साल बाद एक ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है और कह रहे हैं कि हैव ग्रोन इनटू, अब ये ग्रो हो चुके हैं, एक ग्लोबल स्पेक्टिकल, एक ग्लोबल दृश्य बन चुका है ये, है ना। द मोस्ट डैश गेम्स, मोस्ट कौन से गेम्स, रिसेंट, हाल फिलहाल के जो गेम्स हैं, वर हेल्ड इन बीजिंग। तो हाल फिलहाल के जो गेम्स हैं, तो मोस्ट रिसेंट गेम्स वर हेल्ड, ये हुए थे कहाँ पे, बीजिंग इन 2022, 2022 में बीजिंग में हुए थे, है ना, 22 में बीजिंग में ही हुए थे, और मेन वाला शायद टोक्यो में हुआ था ना अभी, है ना, एक्ट मेरे को याद नहीं, लेकिन हाँ टोक्यो में हुआ था, जो विंटर मतलब जो समर वाला है, ठीक है। विथ द नेक्स्ट स्केड्यूल्ड, जो अगले वाले हैं वो स्केड्यूल्ड है कहाँ के लिए, फॉर मिलानो कोर्टिना, मिलानो कोर्टिना में होंगे अगले इन 2026, 2026 में, यानी कि अभी 26 में ही होंगे, ठीक है। वैसे विंटर ओलंपिक्स तो इंडिया कभी मतलब कर ही नहीं पाएगा ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में उतनी बर्फ़ नहीं होती है, जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे तो बहुत बर्फ़ होती है। समर ओलंपिक्स तो शायद फिर भी हम होस्ट कर सकते हैं, लेकिन विंटर नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो, तो ओवर टाइम, समय के साथ, द विंटर ओलंपिक्स, ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं, एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंड होते हैं फ्रॉम 16 इवेंट्स टू मोर देन 100। पहले इसमें सिर्फ 16 इवेंट्स थे स्टार्टिंग में, अब इसमें 100 से ज़्यादा हैं। रिफ्लेक्टिंग, अब या तो इसको ऐसे कह लो विच रिफ्लेक्ट्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, या इसको रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल बना दो, विच, मतलब विच रिफ्लेक्ट्स की जगह पे रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग व्हाट, क्या रिफ्लेक्ट करता है, आप कहोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड चेंजिंग ऑडियंस इंटरेस्ट्स, जो कि ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है और बेसिकली ऑडियंस का इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है। ट्रेडिशनल आइस स्पोर्ट्स, ट्रेडिशनल आइस स्पोर्ट्स जैसे कि सच एज फिगर स्केटिंग हो गया, स्पीड स्केटिंग हो गया, जो आइस पे स्केटिंग करते हैं, आइस हॉकी हो गया, एंड कर्लिंग को एग्जिस्ट, और ये कर्लिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ब्रेक कर देता हूँ इसको। ट्रेडिशनल आइस स्पोर्ट्स ये सब्जेक्ट है, सच एज प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ये फिगर स्केटिंग, स्पीड स्केटिंग, आइस हॉकी एंड कर्लिंग, ये सब ऑब्जेक्ट है। क्योंकि स्पोर्ट्स प्लूरल था, तो इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आ जाएगी को एग्जिस्ट, और किसके साथ को एग्जिस्ट करना, यानी कि एक साथ एग्जिस्ट करना, किसके साथ में, तो विथ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है स्नो स्पोर्ट्स। बाकी के जो स्नो स्पोर्ट्स हैं उनके साथ, तो कुछ हैं ट्रेडिशनल आइस स्पोर्ट्स, ये ट्रेडिशनल आइस स्पोर्ट्स हैं, और कुछ को क्या बोला गया, स्नो स्पोर्ट्स, जैसे कि एल्पाइन स्कीइंग हो गया, ठीक है। उसके अलावा बैथलन स्की जंपिंग हो गया, ये देखो मतलब बैथलन अलग है और स्की जंपिंग अलग है। एंड न्यूअर यूथ ओरिएंटेड इवेंट्स, और कुछ नए नए यूथ ओरिएंटेड इवेंट्स भी हैं, यानी कि सारे के सारे बर्फ के, कुछ स्नो के, कुछ आइस के हैं, ठीक है। यूथ ओरिएंटेड इवेंट्स जैसे कि, तो सच एज एग्जांपल देने के लिए तो ये आता है ना सच एज, वैसे लाइक भी आ सकता है, सच एज भी आ सकता है, इसमें दोनों ऑप्शन सही है, टीम ने गलत ऑप्शन बना दिया। लाइक और सच एज दोनों सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। सच एज स्नोबोर्डिंग एंड फ्री स्टाइल स्कीइंग, तो ये भी आजकल के कुछ नए नए इवेंट्स हैं। दिस इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन है ये सब्जेक्ट बनेगा। हैज हेल्प्ड, इसने हेल्प की है, किसकी, गेम्स की, क्या करने में, रिमेन रहने में, रिमेन यानी कि रहने में, क्या रहने में, कल्चरली रेलेवेंट। अब ध्यान देंगे ये स्ट्रक्चर एक बार ग्रामर का इंपॉर्टेंट है। दिस इवोल्यूशन सब्जेक्ट है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प्ड आपकी मेन वर्ब है, गेम्स आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान देंगे जब भी हम हेल्प वर्ब लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसके आगे हम चाहें तो 2 + V1 लिख सकते हैं, और चाहें तो अकेला V1 लिख सकते हैं। तो अकेला V1 आ रखा है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो द गेम्स रिमेन, रिमेन क्या, रिमेन क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब है, तो इसके आगे एडजेक्टिव आता है। रेलेवेंट एक एडजेक्टिव है, और कैसे रेलेवेंट है, ये कल्चरली, यानी कि ये आपका एडवर्ब है। वाइल, साथ ही साथ में ये क्या करते हैं, रेजिंग एथलेटिक स्टैंडर्ड्स, और इससे एथलेटिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी बढ़ते हैं। तो वाइल के साथ में, व्हेन के साथ ING फॉर्म आराम से आती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। हिस्टोरिकली अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, द विंटर ओलंपिक्स, ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं, हैव मिरर्ड, इन्होंने मिरर किया है किस चीज को, ग्लोबल इवेंट्स को, ठीक है, बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स को ये मिरर करते हैं। मिरर करना है नहीं उनके जैसे होना, आप मिरर में अपनी फोटो देखते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। आगे, दे वर सस्पेंडेड, इनको सस्पेंड किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध 2 के दौरान विंटर ओलंपिक्स को सस्पेंड कर दिया गया था। एंड लेटर बिकेम, और लेटर ये बन गए अ सिंबॉलिक स्टेज ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम पे ये एक सिंबॉलिक स्टेज बन के निकलते हैं। मोस्ट फेमसली थ्रू द 1980s मिरेकल ऑन आइस, और खास करके मोस्ट फेमसली किस चीज के थ्रू गए, तो थ्रू प्रेपोजिशन होता है जिसका ऑब्जेक्ट है द 1980s मिरेकल ऑन आइस, ये करके इन्होंने एक टैगलाइन रखी होगी, ठीक है। आगे, होस्टिंग द गेम्स हैज ऑल्सो बीन अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, इन गेम्स को होस्ट करना, तो होस्टिंग आपका बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट है। एक जीरंड को सब्जेक्ट जब भी मानते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो जीरंड यहाँ पे सब्जेक्ट है। होस्ट कर रहे हैं किस चीज को, गेम्स को। द गेम्स हैज ऑल्सो बीन, ये रहा है, तो क्योंकि होस्टिंग सब्जेक्ट था तो उसके हिसाब से हैज सिंगुलर वर्ब आएगी, गेम सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देंगे। होस्ट करना सब्जेक्ट है, हैज के बाद बीन आ गया। अ टूल, ये एक टूल रहा है किसके लिए, किस चीज का टूल है, टूल ऑफ सॉफ्ट पावर, ये सॉफ्ट पावर का टूल है। अलाउइंग, विच अलाउज कह लो या अलाउइंग कह लो, विच अलाउज कहेंगे तो पूरी क्लॉज है, विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन प्लस में अलाउज आपकी वर्ब, और उसी को रिड्यूस करके अगर हम पार्टिसिपल बना देंगे तो अलाउइंग आपका पार्टिसिपल है। किसको अलाउ करता है, नेशंस को, किस चीज के लिए अलाउ करता है, टू शोकेस, कि वो दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिखा सकते हैं, एंड कल्चरल आइडेंटिटी को। द इंपॉर्टेंस ऑफ विंटर ओलंपिक्स एक्सटेंड्स, द इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट बनेगा, ऑफ विंटर ओलंपिक्स आपका उसका ऑब्जेक्ट है। तो जो इंपॉर्टेंस है विंटर ओलंपिक्स की, ये एक्सटेंड करती है कहां तक, स्पोर्ट, क्या ये स्पोर्ट तक, स्पोर्ट तो है ही, तो आप यहां पे ये कहना चाहते हैं ये एक्सटेंड करती है स्पोर्ट से भी आगे, और किसी चीज के पार जाना, किसी चीज से परे जाना, इसका मतलब होता है बियॉन्ड, बियॉन्ड स्पोर्ट। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो स्पोर्ट से भी आगे की है, ठीक है। तो फार्दर या फार फ्रॉम या सरपास ये नहीं बनेंगे, ठीक है। सरपास और सरपास तो बेसिकली जनरली वर्ब के तरीके से आता है, यहाँ पे वर्ब नहीं चाहिए, प्रेपोजिशन चाहिए। फार आपका बेसिकली एडवर्ब बनता है, ठीक है, हमें एडवर्ब की भी जरूरत नहीं है। हम कहेंगे कि बेसिकली हमें बियॉन्ड स्पोर्ट, स्पोर्ट से भी ऊपर है। एथलेटिकली अगर देखते हैं, दे रिप्रेजेंट, यह रिप्रेजेंट करते हैं द हाईएस्ट अचीवमेंट फॉर कॉम्पिटिटर्स इन विंटर डिसिप्लिन्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट अचीवमेंट किसके लिए, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए, इन विंटर डिसिप्लिन्स, जो विंटर के गेम्स हैं उनमें। ड्राइविंग, या तो ऐसे लिख लो इसको, विच ड्राइव्स, जो कि ड्राइव करता है, क्या ड्राइव करते हैं, इनोवेशन, इनोवेशन को देखो, इनोवेशन मतलब काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो ड्राइविंग, इनोवेशन, किस चीज में इनोवेशन होता है, तो इनोवेशन के साथ इन प्रेपोजिशन आते हैं, ध्यान रखेंगे। इनोवेशन इन ट्रेनिंग, इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, और सेफ्टी में। तो ये हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा, एथलेटिकली ये क्या करते हैं। कल्चरली अगर देखें तो ये क्या करते हैं, दे फोस्टर, दे सब्जेक्ट है, फोस्टर वर्ब है, दे फोस्टर, फोस्टर यानी कि इनकरेज करते हैं किस चीज को, इंटरनेशनल यूनिटी, नेशनल प्राइड एंड मेमोरेबल ह्यूमन स्टोरीज, और मेमोरेबल ह्यूमन स्टोरीज को। सच एज, जैसे कि एग्जांपल देने के लिए आता है, सच एज और लाइक दोनों सिनोनिम्स होते हैं। द जमैकन बॉब्सलेड टीम, और टीनेज चैंपियंस लाइक तारा लिपिंस्की एंड क्लोई किम, तो ये इनके एग्जांपल्स दिए गए। तो एग्जांपल के लिए ये जो जमैकन बॉब्सलेड टीम है एक, और एक टीनेज चैंपियंस जैसे कि तारा लिपिंस्की एंड क्लोई किम, ठीक है। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो देखो, कल्चरली बता दिया, इकोनॉमिकली देखें तो क्या, द गेम्स कैन बूस्ट टूरिज्म, ये गेम्स टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं। कैसे, जिस जगह पे भी ये गेम्स होंगे वहां पे टूरिस्ट ऑटोमेटिकली आएंगे, बहुत सारे, ऑटोमेटिकली टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब गेम्स होंगे तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो इससे वो भी बूस्ट होगा। दो, हालांकि ये कंजंक्शन होता है, पुअर प्लानिंग हैज, अब हैज के बाद में क्या आता है, हैज लेफ्ट, लेफ्ट आपकी वर्ब है। तो अब देखो ये जो सम टाइम होता है ना, जब सम टाइम सिंगल वर्ड हो और सम टाइम लिखा हो, इसका मतलब होता है एट एन इंडेफिनिट टाइम। जैसे आई विल मीट यू सम टाइम नेक्स्ट मंथ, अगले महीने किसी दिन मिलता हूं, किसी दिन यानी कि इंडेफिनिट टाइम पे, तो सम टाइम नहीं बनेगा।
इस सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय, आई विल नीड सम टाइम या आई नीड सम टाइम, मुझे आपका कुछ समय चाहिए। तो सम डिटर्मिनर और टाइम आपका, तो सम टाइम्स तो कुछ होता नहीं है, ये वाला होता है सम टाइम। ये वाला सम और टाइम्स को अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इस वाले सम टाइम का मतलब क्या है, कुछ समय, गलत हो जाएगा। ये वाला होता है सम टाइम्स, मुझे नहीं चाहिए चाय, चलो मेरे लिए कॉफी बनवा दो, कम चीनी, और जो ऊपर से कॉफी डालती है ना भर के, वो नहीं डालनी है भाई प्लीज, कह देना कम चीनी के साथ दूध पूरा, चीनी कम, कॉफी नॉर्मल, और ऊपर से कॉफी नहीं डालनी है। ऊपर से डालनी है तो बहुत 2 दाने डाल दें बस, ठीक है। देखो तो समटाइम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज लेफ्ट, तो पुअर प्लानिंग हैज समटाइम्स लेफ्ट किस चीज को, होस्ट सिटीज, किस चीज के साथ छोड़ दिया, विथ कॉस्टली अनयूज्ड वेन्यूज, बहुत सारे कॉस्टली अनयूज्ड वेन्यूज के साथ में भी रह जाते हैं, ठीक है। आगे टुडे, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। द विंटर ओलंपिक्स, क्योंकि एक डेफिनेट ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल द यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये फेस करते हैं क्योंकि ओलंपिक्स को पूरे पैसेज के दौरान प्लूरल माना है, तो यहाँ पे भी प्लूरल मानेंगे, फेस आपकी वर्ब है। सीरियस चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली विशेष तौर पर ये एडवर्ब ऑफ फोकस होता है क्लाइमेट चेंज को लेके, राइजिंग कॉस्ट्स को लेके क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है, एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स, और सस्टेनेबिलिटी के कंसर्न्स हैं कि कितने दिन इसको सस्टेन कर सकते हैं। एज नेचुरल स्नोफॉल बिकम्स डैश रिलायबल, नेचुरल स्नोफॉल, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत होते हैं, मौसम का पूरा साइकिल बिगड़ गया है, तो नेचुरल स्नोफॉल बहुत कम रह गया है। तो लो है, लिटिल है, लीस्ट है या लेस है। तो जैसे ही आप कहोगे लिटिल रिलायबल यानी कि बिल्कुल रिलायबल नहीं है, लीस्ट रिलायबल तो देखो ये होता है कि सबसे कम रिलायबल है, लीस्ट का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। लो रिलायबल का कोई सेंस नहीं है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है लिटिल और एक है लेस, ठीक है। लेस रिलायबल और लिटिल रिलायबल, अगर आप कहोगे लेस रिलायबल तो भी पॉसिबल है, और लीस्ट मतलब लेस कहोगे तो भी पॉसिबल है, और लिटिल कहोगे तो भी पॉसिबल है। अब ये टीम ने ऑप्शंस जैसे बनाए हैं, लेस कह देंगे तो इसका मतलब है कि पहले ज्यादा रिलायबल थी और अब कम रिलायबल है, ठीक। और अगर हम कहते हैं लिटिल रिलायबल, इसका मतलब है रिलायबल है ही नहीं, जीरो। क्या स्नोफॉल बिल्कुल रिलायबल नहीं है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है यार, पहले रिलायबल ज्यादा था अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी इतना तो आप कह सकते हो, जैसे इंडिया में तो फिर भी स्नोफॉल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी स्नोफॉल कम हो, लेकिन फिर भी पता है कि यार जनवरी के टाइम पे अगर हम अपने हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आगे चले जाएं तो स्नोफॉल पक्का मिल जाएगा, यानी कि रिलायबल तो है लेकिन कम है, पहले बहुत टाइम तक रहता था और पक्का रहता था। तो लिटिल लिखने से हो जाएगा कि रिलायबल है ही नहीं, जीरो रिलायबिलिटी है, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी एक हद तक रिलायबिलिटी है, यानी कि पहला जितना रिलायबल था अब उतना रिलायबल नहीं है, कम हो गया है। अगर कम का सेंस है पहले से तो लेस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो लिटिल पॉसिबल है लेकिन बेस्ट होगा कि लेस लगाएं यहां पर, ठीक है, लेस क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। आगे द आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी, द आईओसी इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइजेज, ये इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज करता है क्योंकि आईओसी एक कमिटी है इसीलिए सिंगुलर वर्ब। क्या प्रायोरिटाइज करता है? होस्ट्स, ऐसे होस्ट्स विथ एग्जिस्टिंग वेन्यूज, नए वेन्यूज ना बनाने पड़े। किसी नए कंट्री को होस्ट करने के लिए दे दिया तो फंस जाएगा वो तो बेचारा, कहां से लाएगा इतनी सारी बर्फ, आइस हॉकी के लिए आइस कहां से आएगी इतनी सारी, तो वहां पे वो ना हो, इसीलिए प्रायोरिटाइज करते हैं कि होस्ट कोई नया ना हो, एग्जिस्टिंग वेन्यूज जिसके पास हो, एंड इन्वायरमेंटली कॉन्शियस प्लानिंग जिसके पास हो, उनको प्रायोरिटाइज करता है ये। डेस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डेस्पाइट दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस के बावजूद, द विंटर ओलंपिक्स, ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं, रिमेन क्योंकि प्लूरल है तो रिमेन वर्ब आ गई, अ पावरफुल सेलिब्रेशन, ये एक पावरफुल सेलिब्रेशन रहता है किस चीज का? ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, ह्यूमन की अचीवमेंट का, इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में होता है। नॉर्मल इन्वायरमेंट वो है जिसमें हम रहते हैं ना, यहाँ पे लोग गर्मी की वजह से हालत खराब है, और ना ही यहाँ पे बर्फ की वजह से ऐसा है कि लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट वो है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, वो भी एक्सट्रीम है। जहाँ पे बिल्कुल सर्दी है ही नहीं, टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है, वो एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में भी किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ह्यूमन अचीवमेंट को,
वो ये दिखाता है एंड अ रिफ्लेक्शन, और ये एक रिफ्लेक्शन है ऑफ ब्रॉडर सोशल, बड़े लेवल पर सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल रियलिटीज का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर समझ आएंगी। देखो रीडिंग बूस्टर जो बच्चे नए हैं, हो सकता है उनको शुरुआत में कम समझ आए, धीरे धीरे मेरे साथ रीडिंग करनी है आपको। जैसे जैसे आप रीडिंग करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेगुलर आपकी ग्रामर रिवाइज होती रहेगी, रेगुलर आपकी वोकेबलरी रिवाइज होती रहेगी, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं अच्छे अच्छे, वो सब आपके रिवाइज होते रहेंगे। सो रीडिंग बूस्टर एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इसको पूरा आपको डेली का डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज द कोर एग्जिस्टेंशियल चैलेंज करंटली कन्फ्रंटिंग द विंटर ओलंपिक्स? करंटली विंटर ओलंपिक्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताओ? अ फेलियर टू प्रोड्यूस आइकॉनिक एथलीट्स, क्या ये चैलेंज है? आप कहोगे ये वाला चैलेंज पैसेज में तो नहीं था। क्लाइमेट चेंज विच इज डिमिनिशिंग द रिलायबल फ्रिजिड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द इवेंट्स, एकदम करेक्ट आंसर है, क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ा चैलेंज है। डिक्लाइन इन ग्लोबल व्यूअरशिप, व्यूअरशिप कम नहीं हुई है, वो तो बढ़ी है। ठीक है, डी ऑप्शन है द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ होस्टिंग विच डेटर्स मेनी डेमोक्रेटिक नेसेस, ऐसा नहीं है, कॉस्ट की वजह से हट रहे हैं लोग ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ मेजर चैलेंज इन विंटर ओलंपिक्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स अ मेजर चैलेंज द विंटर ओलंपिक्स फेस टुडे कंपेयर्ड टू देयर अर्ली ईयर्स? अर्ली ईयर्स में और आज के में क्या एक बड़ा डिफरेंस है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं। डिफिकल्टी इन एडिंग न्यू इवेंट्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ऐड हुए हैं, शायद 16 से शुरू हुआ था, 100 पार कर गया। फ्यूअर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल नहीं। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट रिलेटेड प्रेशर्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेज अ मॉडिफायर। वो सेंटेंस यूज करना है जिसमें एक मॉडिफायर को करेक्टली यूज हुआ हो। ठीक है, तो द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड एवरी 4 years इज एन इवेंट दैट अट्रैक्ट्स एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही लग रहा है? एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, द विंटर ओलंपिक्स इज हेल्ड एवरीवेयर, ये ना मॉडिफायर वाला सेंटेंस नहीं है, आपको वो सेंटेंस चूज करना है जो सही हो। ठीक है, जो अरेंज्ड हो। द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड एवरी 4 year अट्रैक्ट्स एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड एवरी 4 years अट्रैक्ट्स, ये इसलिए गलत है, ओलंपिक्स के साथ में हमें अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रही है ना, ओलंपिक्स के साथ में यहाँ भी सिंगुलर वर्ब लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ओलंपिक्स के साथ में फिर यहाँ भी सिंगुलर है, तो इसको भी सही मानना पड़ेगा। तो विंटर ओलंपिक्स अट्रैक्ट्स एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी सही लग रहा है, और ए नंबर भी पहले लग रहा है। देखो एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड अट्रैक्ट्स, ये गलत हो जाएगा, एथलीट अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये तो सेंटेंस ही गलत है। तो ए और सी बोथ आर फाइन, ए भी करेक्ट है। द विंटर ओलंपिक्स जो कि होते हैं हर साल, एक इवेंट है जो कि अट्रैक्ट करता है एथलीट्स को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। द विंटर ओलंपिक्स, वैसे यहाँ पे कॉमा होता तो ज़्यादा सही रहता, तो मैं कहूँगा इसमें भी थोड़ी सी गलती तो है कॉमा वाली, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली सही उतना नहीं है, ए ज़्यादा सही है। विच टाइप ऑफ फ्रेज इज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस बिलो? द विंटर ओलंपिक्स, विच इज मतलब विच आर हेल्ड कहते हैं हम, तो पूरी क्लॉज बनती, क्लॉज को रिड्यूस करके पार्टिसिपल बना दिया, तो आप आसानी से कह सकते हो ना पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई माइट होस्टिंग द विंटर ओलंपिक्स बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर फॉर नेशंस? ऐसा क्यों होगा कि मतलब क्यों ऐसा कंसीडर किया जाता है कि सॉफ्ट पावर है ये? इट गारंटीज द होस्ट कंट्री विल विन द मेडल्स, ऐसा नहीं है, इसलिए सॉफ्ट पावर नहीं है। इट अलाउज कंट्रीज टू डेमोन्स्ट्रेट, ये कंट्रीज को अलाउ करता है कि डेमोन्स्ट्रेट करो कि आपके पास में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल क्या है, आप टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकते हो, और कल्चर क्या है आपका, तो आप कहोगे यही सॉफ्ट पावर है, यही करेक्ट लग रहा है। इट फोर्सेज ऑल कंट्रीज टू compete अंडर द होस्ट नेशंस रूल्स, ना। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल प्रॉफिट फॉर एवरी होस्ट, नहीं, ये भी था कि पुअर प्लानिंग होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, आप कहोगे 6 का भी होगा। तो ये था आज का रीडिंग बूस्टर, एंड आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड द रीडिंग बूस्टर। अगर अच्छा लगा है तो मेरे भाई बताइएगा ज़रूर एक बार कि कैसा लगा आपको, कमेंट करके
बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप अपने बाकी के लोगों को भी कहें कि वो भी रीडिंग बूस्टर वगैरह पढ़ा करें, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।